नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। यानी योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिसमें नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव शामिल होंगे। कई अहम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। थोड़ी ही देर में लखनऊ के लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव आएंगे। नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। यानी अब से थोड़ी देर में लखनऊ लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के सामने टेबल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। बता दें कि नगर विकास और पर्यटन समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। अब से कुछ ही देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। इसमें पर्यटन और नगर विकास के प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे उनको कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। और अब से थोड़ी देर में लखनऊ लोक भवन में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकास को और गति देने के लिए और उपचुनाव के मद्देनजर आज की इस कैबिनेट बैठक पर सभी की नजर है। यानी क्या कुछ वो प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर आज कैबिनेट की मुहर लगेगी और जिससे उत्तर प्रदेश के विकास को और गति दी जा सकेगी। तो लखनऊ लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव टेबल किए जाएंगे, जिसमें नगर विकास और पर्यटन समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2025 की शुरुआत में महाकुंभ भी होना है, ऐसे में उसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकता है। साथ ही नगर विकास यानी विकास को किस तरह से गति देनी है, उस संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और पर्यटन को भी कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन बिंदुओं को लेकर आज अहम प्रस्ताव टेबल किए जा सकते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। सबसे कुछ ही देर में लखनऊ लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और कई सारे जो प्रस्ताव हैं इस बैठक में कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, कितनी देर में यह बैठक शुरू होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज टेबल किए जा सकते हैं? बिल्कुल रिया, आज 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। अब कैबिनेट बैठक 11 बजे आयोग की लगभग सभी मंत्री आ चुके हैं बैठक में और बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक में लगभग 15 प्रस्तावों पर चर्चा होनी मानी जा रही है, जिसमें कि औद्योगिक विभाग को लेकर आबकारी विभाग और पर्यटन विभाग के साथ नगर विकास विभाग के कई मुद्दों पर कई प्रस्ताव हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो रही है। एक चर्चा ये भी निकल कर आ रही है कि 69,000 भर्ती में जो कोर्ट का केस फंसा हुआ था उसका राजनीतिक हल क्या निकले, उसकी भी चर्चा होगी। क्योंकि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में इस मुद्दे को लेकर इसका हल निकालने को लेकर बड़ी चर्चा हुई, और ये चर्चा आज कैबिनेट बैठक में भी हो सकती है। बिल्कुल रमन, जिस तरह से आपने कहा, चाहे यूपी के विकास को किस तरह से गति दी जा सके उस संबंध में प्रस्ताव की बात हो, या जिस तरह से साल 2025 की शुरुआत में यानी जनवरी में ही महाकुंभ का आयोजन होना है, उस संबंध में प्रस्ताव, जैसा आपने बताया, यूपी के विकास की अगर बात करें या फिर पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, इस संबंध में क्या कुछ प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो महाकुंभ इस 2025 का सबसे बड़ा आयोजन है, जहां पे लाखों लाख श्रद्धालु आएंगे। देश ही नहीं पूरी दुनिया से
ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरीके से और श्रद्धालुओं को अच्छे से अच्छी वहां पर सुविधाएं दी जा सके, अच्छे से अच्छा माहौल दिया जा सके, इसको लेकर कई साल से ही तैयारी कर रही है। और अब जो इसको फाइनल अब स्वरूप देना है, ऐसे में कैबिनेट बैठक में महाकुंभ पर्यटन विभाग की बात करें तो पर्यटन विभाग में महाकुंभ को लेकर सबसे बड़ी चर्चा होगी। जी बिल्कुल रमन, क्योंकि महाकुंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में या मेजबानी में या यूपी की मेजबानी में पहली बार होगा 2025 में, और यही वजह है कि कोशिश यही की जाएगी उसे भव्य और दिव्य रूप दिया जा सके। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से उपचुनाव के मद्देनजर, हालांकि पहले भी समय समय पर कैबिनेट की बैठकें होती रहती है, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव टेबल किए जाते रहते हैं और पास भी होते हैं, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव है, क्या लगता है विकास के मद्देनजर और उपचुनाव के मद्देनजर क्या कोई अहम प्रस्ताव आ सकता है? जैसे आपने 69,000 शिक्षक भर्ती की भी बात की थी। हाँ बिल्कुल, नगर विकास की बात करें तो नगर विकास की कुछ योजनाएं, साथ में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर कई औद्योगिक मंत्रालय को लेकर उसमें कई योजनाओं को लेकर चर्चा होगी जो इस चुनाव के मद्देनजर की जा सकती है। साथ में सबसे जो बड़ा राजनीतिक जो फैसला है वो माना जा रहा है कि चुनाव से पहले किया जा सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती इसका अंतिम स्वरूप देने का, क्योंकि ये ऐसा फैसला था जिसमें कुछ जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें नौकरी से निकालने की चर्चा चल रही है। साथ में हाई कोर्ट ने जिन लोगों को बाहर नौकरी देने का मुहर लगाई है उनको भी नौकरी, साथ में दोनों को समायोजित करने की चर्चा चल रही है। ऐसे में अगर उपचुनाव से पहले अगर ये फैसला अगर सरकार इसको अंतिम स्वरूप देती है तो कहीं ना कहीं इसको भाजपा को सीधा फायदा होगा। बिल्कुल, यानी उपचुनाव से पहले अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में अगर कुछ बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आता है उस पर सभी की निगाहें होंगी। साथ ही आज इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव टेबल किए जाते हैं और क्या कुछ प्रस्ताव पास होते हैं और विकास के लिहाज से वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो देखना अहम होगा। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात अल्मोड़ा से बड़ी खबर की कर लेते हैं। अल्मोड़ा के मरचुला के पास बस खाई में गिर गई। हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बस में 42 यात्री सवार थे, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एसएसपी अल्मोड़ा के साथ तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस की रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है, डटी हुई है। मौके पर 5 एम्बुलेंस मौजूद है, रेस्क्यू कार्य जारी है। हादसे में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में मरचुला के पास ये बड़ी दुर्घटना जहां एक बस खाई में जा गिरी। हालांकि हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बस में 42 यात्री सवार थे, कई लोग हालांकि गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर डटा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसएसपी अल्मोड़ा के साथ ही तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है, तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें और पुलिस की रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है। हालांकि 5 एम्बुलेंस की भी मौजूदगी है और रेस्क्यू कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। हादसे में मृतकों की संख्या और अभी बढ़ सकती है। गढ़वाल से चलकर रामनगर ये बस जा रही थी जिस दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, खाई में बस गिर गई। बस में 42 के करीब यात्री सवार थे, 15 की मौत की इस दौरान पुष्टि हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर एसडीआरएफ मौजूद है, तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। लेकिन मृतकों की जो संख्या है वो अभी और ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बस गढ़वाल से रामनगर जा रही थी, उसी दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई, खाई में जा गिरी। ये भीषण हादसा जिसमें 15 के करीब लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि हो पाई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा के पास। अभय, जिस तरह से बस गढ़वाल से रामनगर की ओर जा रही थी और बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, खाई में गिर जाती है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस हादसे को लेकर? और अगर मृतकों की बात करें, क्या कुछ संख्या? देखो, इस पूरे दुखद घटना को लेकर इस समय कह सकते हैं कि पूरा प्रदेश इस समय सूर्यकुल यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि घटना है सुबह 7 से 7:30 के बीच की एक घटना है। मोहनखाल से रामनगर वापस ये बस जा रही थी। 42 सीटर ये बस बताई गई है और इसमें 50 से ज्यादा लोगों के सवार होने की सूचना अभी तक मिल पा रही है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती कि कितने लोग बस में सवार थे, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के बस में बैठे होने की सूचना अभी तक मिल रही है। और
घटना के बाद जिस प्रकार से घटना बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटी है, इतना अभी तक जो जिला प्रशासन की तरफ से पुष्टि हो पाई है, 20 लोगों के मरने की पुष्टि अभी तक हो पाई है, जिसमें 2 घायल ऐसे थे जिनको रामनगर बेस अस्पताल ले जाते हुए जिनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है, और अभी भी घायलों की संख्या को लेकर असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अल्मोड़ा जिला प्रशासन के इस समय मौके पर मौजूद है। अब घटना की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? आखिर क्या हुआ जिस वजह से बस जो है खाई में गिर गई? और साथ ही जैसा आपने बताया कि जो 20 लोग हैं, 20 लोगों की जो है जान जाने की इस घटना में पुष्टि हुई है, जो बाकी अन्य घायल हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे की घटना है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन कितना आगे बढ़ पाया है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अभी भी वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो गतिमान है। SDRF पुलिस प्रशासन की टीमें वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर अंजाम दे रही है। लगातार घायलों को बाहर निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन बस जिस स्थिति में यानी दुर्घटना के बाद की जो स्थितियां वहां पर बनी है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त ये बस है। पूरी तरीके से वहां पर अभी भी ये कह सकते हैं कि जो मरने वालों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बस नीचे गिरी है, बिल्कुल नदी के करीब जाकर बस पहुंची है, और ऐसे में मरने वालों की संख्या बिल्कुल अब है, क्योंकि काफी दुखद ये घटना। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों के हाल बेहाल की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 के पार है इस वक्त। दिल्ली की स्थिति की अगर बात करें तो AQI बेहद खराब श्रेणी में है। अक्षरधाम में भी AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। तो राजधानी दिल्ली के हाल बेहाल है, प्रदूषण से स्थिति खराब है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई सारे हिस्सों में AQI इस वक्त बेहद खराब श्रेणी में है, यानी 400 के पार है। हालांकि दीपावली से पहले की अगर बात करें तो AQI 350 के करीब बना हुआ था, और दीपावली के ठीक बाद जो AQI है उसके स्तर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और AQI 400 के पार पहुंच गए। तो राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर यानी आसपास के जो क्षेत्र है, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, सभी जगह प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। एक मोटी परत धुंध की वो लोगों को परेशानी का सबब बनी हुई है। AQI कई सारे क्षेत्रों में 400 के पार पहुंच गया है। अक्षरधाम की अगर बात करें तो वहां भी AQI बहुत खराब श्रेणी में है। तो राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन से लोगों का हाल बेहाल हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध की एक मोटी परत सुबह सुबह देखने को मिली। वहीं अब ये प्रदूषण लोगों की टेंशन बन चुका है। कई सारे लोगों को सांस लेने में बीमारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो कई लोगों की आंखों में जलन हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब श्रेणी में इस वक्त है। कई सारे हिस्सों में, राजधानी दिल्ली की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सभी जगह प्रदूषण से हाल बेहाल हो गया है। AQI कई सारे इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार खराब श्रेणी में AQI बना हुआ है। सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी नितिन चौधरी का। नितिन, अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो प्रदूषण से अब लोगों का हाल बेहाल होना शुरू हो गया है। किसी की आंखों में जलन हो रही है तो किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। AQI जो है वो 400 के पार पहुंच गया है। अब प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से इस लेवल को जो है नीचे लाया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल बता दें कि दिल्ली नोएडा की हवा इस समय जो है काफी खराब हो रही है। बता दें कि AQI लेवल जो है 400 के पार पहुंच चुका है। जिस तरीके से सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकलते हैं अपने घरों से और लगातार पार्क के लिए निकलते हैं, तो देखें जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग अपने व्यायाम करने के लिए निकलते हैं या सड़कों पे घूमने के लिए पार्क वगैरह जाते हैं, उनको बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हवा है इससे काफी लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे अस्थमा के लोग हों या किसी प्रकार के इस तरीके के लोग हों, उन्हें बिल्कुल घरों से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने चेहरे पे जो है मास्क लगा के निकले, लगातार पॉल्यूशन से बचें। लगातार इसको जो निजाज है सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है। जगह जगह पर छिड़काव पानी का कराया जा रहा है, पेड़ों पे छिड़काव किया जा रहा है, और तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के लिए पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर के जो अधिकारी हैं प्रशासन के, वो लोग भी अपील कर रहे हैं और वो लगातार
और उनको जो है नोटिस भी जारी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पॉल्यूशन को किस तरीके से रोका जाए, उसको देखते हुए नगर प्राधिकरण की टीम भी लगातार, क्योंकि दिवाली से पहले नितिन ये जो AQI था ये 350 के करीब था और ठीक दीपावली के बाद ये एकदम से 400 के पार हो चुका है। और साथ ही अगर बात करें, क्योंकि जैसे जैसे जो सर्दियां हैं वो दिल्ली में बढ़ती है या राजधानी के आसपास क्षेत्र में ठंड बढ़ती है, तो AQI का स्तर और बढ़ता रहता है। तो ऐसे में क्या वजह निकलकर सामने आ रही है अचानक ये जो उछाल आया है AQI में? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से AQI लेवल है वो काफी पहुंच जाता है, क्योंकि पटाखों की वजह से दिल्ली में दीपावली थी, समय से लगातार जो पटाखे फोड़े गए थे, उस पटाखे से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। क्योंकि पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, लगातार प्राधिकरण की टीम भी लोगों से अपील कर रही थी, जगह जगह पर जाकर लोगों से मना भी किया जा रहा था कि जितना पॉल्यूशन हो रहा है उससे ज्यादा जो है किस तरीके के पटाखे ना फोड़े। क्योंकि दीपावली के टाइम से ही, दीपावली से पहले कैसे जैसे सर्दियां आती है तो ऐसे ऐसे पॉल्यूशन में भी काफी देखने को मिलता है। लगातार इस प्रदूषण से लोग काफी परेशान है, जहरीली हवा चल रही है, जो लोग पहले मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार तमाम ऐसी चीजें हैं, जिस तरीके से बचाव करना चाहिए और लगातार इस चीज को देखना चाहिए। यानी जिस तरह से राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की हवा दम घोटू होती जा रही है, हालांकि क्या कुछ कदम यहाँ पर प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं और कितना समय लगता है इस प्रदूषण के लेवल को मेंटेन करने के लिए, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। नितिन, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या से एक खबर है जहां दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के बाद 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। बता दें कि अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और डीएम चंद्र विजय सिंह ने टीम के साथ परिक्रमा पथ का निरीक्षण किया, साथ ही परिक्रमा पथ को सुगम और सुरक्षित बनाने के निर्देश भी दिए। वहीं ये 14 कोसी परिक्रमा 9 नवंबर को अक्षय नवमी से 10 नवंबर तक चलेगी। खबर अयोध्या से है, जहां मिनी अयोध्या के नाम से मशहूर बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले रुदौली के नयागंज की सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। यहां भेलसर मार्ग और अमानीगंज को जोड़ने वाली सड़क पर इन दिनों पैदल चलना भी दुर्भर हो रहा है। इसी को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने नयागंज की सड़क का रियलिटी चेक किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये सड़क है उसके हाल बेहाल है, पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन यहाँ अयोध्या जनपद के रुदौली का मोहल्ला नयागंज है जो मिनी अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है और भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। और यहाँ की सड़कों की हालत भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कि ये सड़कें हैं, ये काफी उखड़ी हुई पड़ी हुई है, लगभग 15 वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी तक की ये सड़क का जो है पूरा निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे मोहल्लेवासी भी, मैं पीछे भी कहूंगा, दिखाए कैमरा पर, कि देख सकते हैं तमाम ऐसे मोहल्लेवासी हैं जो इस सड़क से पीड़ित हैं। उनसे भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितनी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अरे परेशानी का, रोजी रोटी एकदम हम लोग की नाश कर दी। जब से खुदा यहाँ लोग आना है, साइकिल से भी, पैदल चलना भी दुश्वार है। पैदल तो छोड़ो, साइकिल से आना जाना छोड़ो, पैदल वाले भी परेशान। आए दिन कहीं बच्चे छुटाते, कहीं अभी कल परसों हमारा लड़का छुटा गया साइकिल से, अभी गिट्टी उड़ी, पैर पे लगा, चोट खा गए। रोजी भी बंद है, धंधा भी बंद है। आने अब क्या बताए, क्या परेशानी बतावे। मुख्यमंत्री से यही कहना है कि कुछ ध्यान दे हम लोग को। हमारी रोजी रोटी भी समझ जा चुकी है। कितने वर्षों समस्या ये समझ के 10-15 साल चल रहे, मगर 3 महीने से ठेकेदार ने दम तो खोद के दम समझ लो मछली पालन करा दिया। क्या हो जाओ मछली पालन करो, उसी के अंदर एकदम से ना बगैर खरंजा था इंटरलॉकिंग, वो भी उखाड़ ले गए। मान ली नाले की स्थिति ये है, इंटरलॉकिंग स्थिति है, आप खुद देख लीजिए। आप लोगों ने कभी कोई शिकायत तो सभासद से की, चेयरमैन से तो कहे नहीं भाई, अबे नहीं भाई, ना विधायक जी दिखाई दे और ना हमारे यहाँ ठेकेदार सकले नहीं देखा कौन ठेकेदार आए हैं यहाँ। खाली जेसीबी लगी है, खोद के लेके चले गए हैं। सड़क बनना चाहिए, बनना का अब रोजी रोटी का सवाल है। नहीं बनेगी तो हम लोग जैसे हैं वैसे बिता ही रहे हैं किसी तरह। और क्या नाम है? गणेश कुमार कौशल। तो यहाँ पे जो गणेश कुमार कौशल है, उनका साफ तौर पे कहना है कि लगभग 15 वर्ष बीतने को है, लेकिन ये भी सड़क की दुर्दशा
साफ बयां कर रही है। यहाँ पे कुछ और लोग भी, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। इसको मिनी अयोध्या भी कही जाती है, उसके बावजूद ये दुर्दशा है। मिनी अयोध्या तो है ही। ये पूरा मोहल्ला नयागंज जो है हमेशा भाजपा में रहा, कभी यहाँ से भाजपा इस बूथ से हारी नहीं। लेकिन आज ये दुर्दशा है और इस दुर्दशा के कारण हमारे नयागंज के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हम लोगों की दुकान, रोजी रोटी सब बंद पड़ी है। इधर जब सितंबर माह में ठेकेदार ने खुदाई की तो खुदाई करने से पहले ठेकेदार जेई से हमारी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि दीपावली के पहले हम आपकी जो है सड़क कंप्लीट कर देंगे। लेकिन साइड के जो इंटरलॉकिंग नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी वो इंटरलॉकिंग भी उखाड़ के कहीं अलग ले गए, लगा दिया और इस सड़क को खोद दिया और भी गड्ढे में गड्ढा कर दिया है। आए दिन लगभग दर्जनों लोग चोट खाते हैं। और सारी दुकान देख लीजिए आप, यहाँ कोई मार्केट में कुछ भीड़ दिखाई पड़ रही है, कोई आदमी यहाँ आना पसंद नहीं कर रहा है। व्यापार खत्म हो गया। व्यापार खत्म हो गया। हम लोगों के सामने अब जो है रोजी और रोटी का सवाल, हम लोग बच्चे भूखों मरने के कगार पे है नयागंज के लोग। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि सड़कें काफी खराब है। क्या कहेंगे, सड़क की हालत कैसी है? बहुत खराब। कितने दिनों से समस्या चल रही अरे काफी दिन से, हम लोग है? बहुत दिन से ही है, हमको लगेगा ज्यादा दिन से ही ऐसे खराब चल रहा ठीक होनी चाहिए। है। और क्या? तो यहाँ पे जो दोपहिया भी वाहन है उनका भी यहाँ पे कहना है कि कई वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या को दूर करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब ये देखने वाला को, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आदेश है कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, यहाँ पे अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पे देखी जा रही है। अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं शुरू कराया गया। अब ये देखने वाला होगा कि ये निर्माण कार्य कब शुरू होता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। अब बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लग गई। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और एक गौकशी का उपकरण भी बरामद किया गया है। तो मुजफ्फरनगर से खबर, जहां गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कछोली ग्राम का जंगल है, यहाँ पे गोकसी करने वाला एक गिरोह आ सकता है। इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर की टीम्स डिप्लॉय की गई थी और ये एक ब्रीजा गाड़ी में गोकसी के उपकरण के साथ यहाँ पे कुछ व्यक्ति आए और जिन्होंने पहले से यहाँ पे एक गाय बांध रखी थी। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये गोकसी करने के इरादे से आए हैं। इन लोगों को जब पुलिस द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पे फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और अन्य 2 बदमाश जो थे इनको मौके से घेर घोट कर पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें ये पता चला है कि अभी पिछले सप्ताह इन्होंने काली नदी के किनारे पे भी गोकसी की थी, जिसके संबंध में कल अवशेष प्राप्त हुए थे और उसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा इन्होंने और अन्य जगहों पे भी जनपद में घटनाएं करना कबूल किया है, जिसके संबंध में डिटेल में पूछताछ इनसे की जाएगी। एक पशु चोरी इन्होंने करना बताया है, जो बुढ़ाना थाना क्षेत्र की घटना है, उसके संबंध में अभी तक ये स्पष्ट हो पाया कि उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये 2 घटनाओं का अभी अनावरण किया गया है और इसमें डिटेल में अभी इनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। ये जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, ये चारों अभियुक्त जनपद मेरठ के हैं। इसमें से 2 लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक सरदना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक रुआसा दोराला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से गोकसी करने के उपकरण, उसके अलावा जो इन्होंने पुलिस पार्टी में फायर किए वो तमंचे और कारतूस खोखे वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास एक ब्रीजा गाड़ी थी जिसमें ये गोकसी करने के बाद जो गाय का जो मांस होता है उसको यहाँ से तस्करी करके ले जाते हैं। अभी ये इसमें आगे जो अन्य चेन है कि ये कहाँ बेचते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके संबंध में डिटेल में हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।